गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन। बच्चों सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक की बटन दबा दीजिए और बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाएं बच्चों, ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। हमें पढ़ना है 13.5.2 कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन का मतलब होता है बच्चों जहाँ पर मुर्गी, बतख यानी कि पक्षियों का पालन किया जाता है, उन्हें कुक्कुट पालन कहा जाता है। अंडे एवं मांस प्राप्ति के लिए मुर्गी, बतख इत्यादि पक्षियों को पालना कुक्कुट पालन कहलाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों की किसकी प्राप्ति के लिए, अंडे की प्राप्ति करने के लिए और मांस की, है ना। यानी कि अंडे और मांस की प्राप्ति के लिए किसको पाला जाता है, मुर्गियों को पाला जाता है। बतख से भी अंडे प्राप्त किए जाते हैं बच्चों, मांस भी खाया जाता है, बतख को भी खाया जाता है, मुर्गी को भी खाया जाता है। तो इनसे अंडे की भी प्राप्ति होती है, मांस की भी प्राप्ति होती है। इसलिए अंडे एवं मांस प्राप्ति के लिए मुर्गी और बतख दोनों को पाला जाता है। अन्य पक्षियों जिनसे मुर्गी जैसे कि मुर्गी अंडा देता है, उनके मांस को खाया जाता है। इसी प्रकार से अन्य और भी पक्षी होते हैं जो अंडे देते हैं, उनके मांस को भी खाया जाता है। तो इस प्रकार के जो पक्षी होते हैं जो कि अंडे और मांस दोनों की प्राप्ति किए जा सके उनसे, है ना, तो ऐसे पक्षियों को पालना ही क्या कहलाता है, कुक्कुट पालन कहलाता है। मुर्गियों को घरों तथा कुक्कुट फार्म दोनों जगहों में पाला जाता है। तो आप लोग गांव एरिया में देखना बच्चों, बहुत अधिक घरों में मुर्गियों को पाला जाता है, घर में ही। और जहां कुक्कुट फार्म होता है यहाँ बहुत अधिक संख्या में मुर्गियों को पाला जाता है। मुर्गी अंडों को 21 दिनों तक सेती है। ये बात तो सभी जानते होंगे बच्चों, है ना, कि मुर्गी क्या करती है, अपने अंडों को देने के बाद अपने अंडों को सेती है। कितने दिनों तक, 21 दिनों तक। इसे उष्मायन काल कहते हैं, है ना, क्योंकि वो सेती है, उष्मा देती है अंडों को, इसलिए उष्मायन काल कहते हैं बच्चों इसे। बड़े कुक्कुट फार्म में अंडे सेने का कार्य विशेष उपकरणों, उष्मायंत्र या फिर इंक्यूबेटर द्वारा किया जाता है। तो बच्चों जहाँ बड़े बड़े फार्म होते हैं, कुक्कुट फार्म होते हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है, अंडे सेने की जो क्रिया होती है, जो कार्य होता है, उसे विशेष यंत्रों, विशेष उपकरणों द्वारा उष्मा दी जाती है। जैसे कि इंक्यूबेटर द्वारा, इंक्यूबेटर उष्मा देती है, ठीक है, जो अंडे होते हैं उनको उष्मा प्रदान करती है। तो ये उष्मायंत्र होता है, इंक्यूबेटर द्वारा ही क्या किया जाता है, सेने का कार्य किया जाता है। इनके द्वारा अंडे को उपयुक्त नमी तथा उष्णता प्राप्त होती है, जो अंडे में भ्रूण के विकास एवं अंडों से चूजों के बाहर आने तक या बाहर आने में सहायक होती है। और चूजों से बाहर आने की जो क्रिया होती है बच्चों, इसे ही क्या कहा जाता है, स्फुटन, है ना। तो बच्चों आप सभी को पता होगा कि जब अंडे में क्या बनते हैं, भ्रूण बनते हैं, और भ्रूण के बाद क्या होते हैं, भ्रूण का विकास होता है ना। एवं अंडों से जब वो भ्रूण विकास करते हैं तो चूजे को बाहर आने यानी कि स्फुटन में सहायक होती है। मुर्गी पालक अंडों को उपयुक्त उष्णता प्रदान करने के लिए कभी कभी इनके नीचे पुआल बिछा देते हैं। तो मुर्गी पालक किसे कहा जाता है बच्चों, जो मुर्गियों को पालता है ना। मुर्गी पालने वाले को क्या कहते हैं, मुर्गी पालक कहते हैं, जो मुर्गियों को पालता है, उनका देख रेख करता है ना। तो मुर्गी को जो पालता है, देख रेख करता है, उसे मुर्गी पालक कहते हैं। मुर्गी पालक अंडों को उपयुक्त उष्णता, है ना, यानी कि उष्णता वगैरह देने के उष्णता प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी इनके नीचे पुआल बिछा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पुआल से मतलब है जो धान के डंठल होते हैं, है ना, जिनमें धान को निकाल लिया जाता है, यानी कि उनके दानों को अलग कर लिया जाता है। जो डंठल बचता है उन्हें वो बिछा देते हैं। तो जो डंठल बिछाते हैं बच्चों, इसे ही पुआल कहा जाता है। तो पुआल बिछा देते हैं। अंडों पर बैठी मुर्गी को ब्रूडी मुर्गी कहते हैं। जो अंडे पर बैठती है मुर्गी, उन्हें क्या कहते हैं, ब्रूडी मुर्गी कहते हैं। 7वें तथा 9वें दिन अंडों की जांच कर अनिषेचित अंडे अलग कर दिए जाते हैं। तो बच्चों जो 7वें या फिर 9वें दिन अंडों की जांच किया जाता है, और जो अनिषेचित अंडे होते हैं, अच्छे से निषेचन की क्रिया नहीं हुए होते हैं, जो अनिषेचित अंडे होते हैं, है ना, उन्हें क्या कर लिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। शीतकाल में दिन की अवधि
के छोटे होने, है ना, दिन की अवधि यानी कि जो समय होता है, समय काल, वो क्या होता है, दिन की अवधि छोटे होते हैं शीतकाल में, यानी कि ठंडे दिनों में, सर्दियों के दिनों में, ठंडी दिनों में, जिस समय ठंडी बहुत लगती है तो उस समय क्या होता है, दिन की जो अवधि होती है, समय जो होता है वो बहुत ही कम होता है, जो दिन होती है वो बहुत ही छोटी होती है। तो जो दिन की अवधि होती है वो छोटी होती है, और छोटे होने, वायु में नमी के अधिक होने, है ना, वायु में क्या होती है, नमी अधिक होती है शीतकालों में, तथा पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाने से अंडे का उत्पादन क्या होता है, घट जाता है। तो बच्चों ठंड के दिनों में क्या होता है, कुक्कुट पालन जो फार्म होता है, कुक्कुट फार्म, वहाँ पर जो मुर्गियों का पालन किया जाता है, तो छोटे दिन होते हैं, दिन बहुत छोटे होते हैं, और वायु में नमी बहुत अधिक होती है ना, और उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, तो अंडे का जो उत्पादन होता है वो घट जाता है, कम हो जाता है। अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो बच्चों आप लोग सभी देखें अंडे कैसा होता है, और उसका जो कवच होता है ना, जो बाहरी आवरण होता है बच्चों, वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। अंडे के मध्य भाग की पीली संरचना योक कहलाती है ना, जो पीला वाला भाग होता है बच्चों अंडे की, वो क्या कहलाता है, वह योक कहलाता है, जो पारदर्शी एल्ब्यूमिन से घिरी रहती है ना, जो पारदर्शी एल्ब्यूमिन से घिरी रहती है। पारदर्शी भाग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है। तो जो पारदर्शी भाग होता है बच्चों, उसमें किसकी प्रचुरता होती है, प्रोटीन की, यानी कि प्रोटीन की मात्रा पूरा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, भरपूर मात्रा में पाई जाती है। कुक्कुट को दिए जाने वाले भोजन में कीड़े मकोड़े, वनस्पति तथा कंकड़ रहते हैं। तो जो कुक्कुट को दिए जाते हैं, यानी कि कुक्कुट पालन में जो पक्षियों को, मुर्गियों को पाला जाता है, बतख को पाला जाता है, अन्य पक्षियों को पाला जाता है, तो उनके भोजन के लिए क्या किए जाते हैं बच्चों, कीड़े दिए जाते हैं, उन्हें मकोड़े दिए जाते हैं, वनस्पति तथा कंकड़ दिए जाते हैं। कंकड़ आप लोग सभी जानते हैं, है ना। वनस्पति यानी कि जो भी पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जो चारा है ना, उन्हें दिए जाते हैं। ये कंकड़ उनके भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। जो साथ में कंकड़ दिए जाते हैं बच्चों, ये कंकड़ क्या करते हैं, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, इसलिए कंकड़ को भी उनके भोजन के रूप में दिया जाता है। इसके आहार में चूना पत्थर भी मिलाया जाता है ना। इनके आहार में चूना पत्थर को भी मिलाया जाता है। आप लोग सभी जानते हैं चूना पत्थर किसे कहा जाता है, तो इसके आहार में चूना पत्थर को भी मिलाया जाता है, जो अंडे के कवच निर्माण में सहायक होता है। जो अंडे के कवच बनते हैं, बाहरी आवरण जो बनता है बच्चों, उसके लिए वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से प्राप्त होता है, चूना पत्थर, है ना। तो जो बाहरी आवरण होता है बच्चों, वो अंडे की जो कवच कहलाती है बाहरी आवरण, है ना, तो वो चूना पत्थर से ही उसका निर्माण होता है। कुक्कुट फार्म में दबड़ों में वायु के आवागमन तथा प्रकाश की उचित व्यवस्था की जाती है। जो कुक्कुट फार्म होता है ना, तो वहाँ पर जो दबड़ों होती हैं, वहाँ पर वायु के जैसे कि जो फार्म होता है बच्चों, है ना, वहाँ पर दीवार जो बनाए गए होते हैं, तो वहाँ पर वायु की आवागमन अच्छे से होना चाहिए तथा प्रकाश की उचित व्यवस्था की जाती है। पक्षियों के अपशिष्टों, है ना, जो अवशेष पदार्थ बचते हैं उन्हें अपशिष्ट कहते हैं। तो अपशिष्टों का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। अधिक अंडों की प्राप्ति तथा मांस यानी कि ब्रायलर के लिए संकरण तकनीक द्वारा कुक्कुट की उन्नत नस्लों का विकास किया गया है। व्हाइट लेगहॉर्न, रोडे आइलैंड रेड, ILS 82 B77 कुछ प्रमुख नस्लें हैं। तो ये सभी क्या है, व्हाइट लेगहॉर्न, रोडे आइलैंड रेड, तो ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी नस्लें हैं, है ना। तो ये नस्लें जो कि कैसे इन नस्लों के द्वारा जो नस्लें प्राप्त हुए हैं बच्चों, वो संकरण के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो बच्चों अधिक अंडों की प्राप्ति के लिए, मांस की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, संकरण कराया जाता है, और संकरण तकनीकी द्वारा ही कुक्कुट की उन्नत नस्लों का विकास किया जाता है।
अब देखिए 13.5.3 मत्स्य पालन। आप सभी जानते हैं बच्चों मत्स्य पालन किसे कहा जाता है। मत्स्य पालन मतलब क्या होता है, मछलियों को पालना। मछली नदियों तथा समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जन समुदाय का महत्वपूर्ण भोजन है ना। जो मछली होते हैं बच्चों समुद्र में होते हैं, नदियों में होते हैं, तो समुद्र में जो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जन समुदाय का क्या होते हैं, महत्वपूर्ण भोजन है। यह जंतु प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है। तो जो मछली होते हैं बच्चों इनमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है, ये प्रोटीन के स्रोत होते हैं। कार्ड तथा शार्क मछलियों का तेल विटामिन डी का स्रोत है ना। जो कार्ड होता है और शार्क होता है बच्चों, तो ये मछलियों का जो इन मछलियों से तेल निकाला जाता है बच्चों। तेल ही क्या करता है, तेल में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी स्रोत पाया जाता है। मछली का उपयोग शुष्क तथा डिब्बाबंद आहार के रूप में भी किया जाता है। तो जो मछली का उपयोग है शुष्क तथा डिब्बा में जो बंद होता है वो उस आहार के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और मछलियों का उपयोग कुक्कुट तथा मवेशियों के आहार के रूप में भी किया जाता है। मछली के विभिन्न भागों पूंछ, पंख तथा हड्डियों का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो मछली के जो विभिन्न भाग होते हैं जैसे पूंछ होते हैं, पंख होते हैं, हड्डियां होती हैं बच्चों, इनका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो बच्चों ये आप लोगों को समझ में आ गया हो। जो शुष्क होता है मछलियों का उपयोग शुष्क यानी कि जो सूखा होता है, डिब्बा में बंद क्या होता है, तो डिब्बा बंद आहार के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और मछलियों का जो उपयोग है कुक्कुट तथा मवेशियों है ना, जो कि मुर्गी होता है या फिर उनके बच्चे देने के लिए आहार के रूप में उपयोग किया जाता है ना। मछलियों के विभिन्न भागों को भी और जैसे हड्डी हो गया, पंख हो गया, तो इनको उर्वरक के रूप में किया जाता है इनका उपयोग। ठीक है, तो इनका हम उपयोग देख लिए बच्चों। अब देखेंगे बड़े स्तर पर मछली पालना मत्स्य पालन कहलाता है। जो बड़े स्तर पर मछलियों को पाला जाता है बच्चों, बहुत अधिक संख्या में मछलियों को पाला जाता है, उन्हें मत्स्य पालन कहते हैं। तो यह मत्स्य पालन कहलाता है। मछली फार्म अथवा मत्स्य स्फुटन तालाब को नर्सरी कहा जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों मछली फार्म जो होता है अथवा मत्स्य स्फुटन भी कहा जाता है। तो तालाब को नर्सरी भी कहा जाता है। इन तालाबों में स्फुटन के पश्चात छोटी मछलियाँ विकसित की जाती हैं, है ना। विकसित की जाती हैं यानी कि छोटी मछलियाँ ग्रो करती हैं, बड़ी होती हैं, जिन्हें संवर्धन हेतु बड़े तालाबों में डाल दिया जाता है, जहाँ उनके लिए उचित आहार, पर्याप्त ऑक्सीजन तथा प्रकाश की व्यवस्था होती है। समय समय पर मछलियाँ इनसे बाहर निकाली जाती है। तो बच्चों मछलियों को कहाँ बड़े बड़े जो तालाब होता है वहाँ डाल दिया जाता है ताकि वो वहाँ पर बढ़ सकें, ग्रोथ कर सकें, और उनके लिए वहाँ पर उचित आहार की भी व्यवस्था होती है, पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा भी वहाँ होती है और प्रकाश की व्यवस्था होती है। तो क्या किया जाता है बच्चों, समय समय पर मछलियों को इनसे बाहर निकाला जाता है। जल स्रोत के आधार पर तालाब, झील, नहर एवं नदी की मछलियों को अलवणक जल मछली उदाहरण कतला, लोबियो, रोहू तथा सागर महासागर की मछलियाँ लवणक जल तीव्रता से मछली उदाहरण टूना तथा कार्ड कहलाती है। प्रजनन तथा संकरण विधि द्वारा कम समय में तीव्रता से वृद्धि करने वाली नस्लों का विकास किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं जो जल के स्रोत के आधार पर है ना, जल के स्रोत के आधार पर जैसे तालाब है, झील है, नहर है, नदी है, तो यहाँ पर मछलियों को अलवणक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जहाँ पर लवण की जो मात्रा होती है वो कम होती है। तो अलवणक यानी कि बिल्कुल लवण की मात्रा कम हो, जल मछली है ना, उदाहरण जैसे कि वहाँ पर कतला, लोबियो, रोहू है ना, तथा सागर महासागर की मछलियाँ लवण यानी कि जो सागर में होते हैं मछलियाँ, महासागर में होते हैं, वहाँ पर लवणक यानी कि लवण की मात्रा होती है। जल
मछली। उदाहरण वहाँ के जो मछली होते हैं उनका नाम होता है टूना तथा कार्ड, है ना। जो लवण में होता है, लवण वाले पानी में होता है, जल में होता है, उन मछलियों को टूना तथा कार्ड कहते हैं। और जो अलवणक यानी कि जहाँ पर लवण की मात्रा बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है या नहीं होती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, कतला, लोबियो और रोहू। प्रजनन तथा संकरण, है ना। प्रजनन यानी कि आप लोग समझते हैं बच्चों, प्रजनन यानी कि जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें प्रजनन कहते हैं, ऐसे मछलियों को प्रजनन। तथा संकरण, संकरण विधि द्वारा कम समय में तीव्रता से वृद्धि करने वाली नस्लों का विकास किया गया है। जो मछलियों तीव्रता से वृद्धि कर सकें ऐसी मछलियों का विकास किया गया है। 13.5.4 में हम पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन आप लोग सभी जानते हैं, मधुमक्खी से क्या प्राप्त किया जाता है बच्चों। मधुमक्खी एक क्या है, कीट है, और मधुमक्खी से शहद प्राप्त किया जाता है, जिससे हमें शहद प्राप्त होता है। शहद में जल, शर्करा, खनिज एवं एंजाइम पाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए शहद में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। शहद में जल पाया जाता है, शर्करा पाया जाता है और खनिज पाया जाता है एवं एंजाइम भी पाए जाते हैं। शहद सुपाच्य होता है ना। शहद क्या होता है, सुपाच्य होता है, यानी कि यदि आपको अपच है, आपका खाना नहीं पच पा रहा है, आपको पचने में क्या होता है, ये सहायक होते हैं शहद, इसलिए शहद को सुपाच्य कहा जाता है। यदि आप भोजन किए हैं नहीं पच रहा है तो आप शहद खा लीजिए, तो शहद खाने से आपका पाचन क्रिया ठीक हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, सुपाच्य कहते हैं। तो शहद सुपाच्य होता है। यद्यपि खाद्य के रूप में इनका नियमित उपयोग नहीं किया जाता है। यद्यपि यानी कि इनको खाने के लिए नियमित रूप से उपयोग में नहीं किया जाता है ना। दवा के रूप में यह अधिक उपयोगी है, यह दवा के रूप में उपयोगी है बच्चों, जो शहद है ना। इन्हें जैसे हम दाल, चावल, सब्जी जैसे हम डेली रूटीन में खाते हैं, रोटी, सब्जी, है ना, इस प्रकार से हम शहद का उपयोग नहीं करते हैं खाने में, इसका उपयोग दवाई के रूप में करते हैं। इसका उपयोग दवा के रूप में अधिक उपयोगी है यह। इसका उपयोग खांसी जैसे सामान्य रोगों में किया जाता है। जैसे आपको खांसी आ रही है तो इसका उपयोग किया जाता है, इसे आप खा लेंगे शहद को तो आपकी खांसी ठीक हो जाती है। अधिक शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को विशेष बक्सों में पाला जाता है। तो बच्चों मधुमक्खियों को पालने के लिए क्या किया जाता है, विशेष प्रकार के जो बक्से होते हैं उनमें पाला जाता है कृत्रिम रूप से, है ना। कृत्रिम यानी कि आप लोग जानते हैं मानव द्वारा, ठीक है। कृत्रिम रूप से मधुमक्खियों के पालने की विधि को मधुमक्खी पालन कहते हैं। तो जो कृत्रिम रूप से मधुमक्खियों को पाला जाता है उस विधि को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन कहते हैं। मधुमक्खियाँ प्रायः वनों में पाई जाती है ना। मधुमक्खियाँ कहाँ पाई जाती हैं, प्रायः वनों में पाई जाती हैं, जहाँ पर जंगल होते हैं, है ना, पेड़ पौधे होते हैं अधिक, वहाँ पर मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। ये ऊंचे वृक्षों या इमारतों पर अपना घर बनाती हैं। जो बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, या बहुत बड़ी इमारत बनी होती है, बिल्डिंग वगैरह बड़े बड़े बने होते हैं, वहीं पर ये अपना घर बनाते हैं, यानी कि अपना छत्ता बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, छत्ता कहते हैं, है ना। जो वो अपना घर बनाते हैं मधुमक्खी, उन्हें ही क्या कहते हैं, छत्ता कहते हैं। मधुमक्खी पालन हेतु बनाए गए विशेष बक्से इनके लिए छत्तों का कार्य करते हैं। तो जो बक्सा होता है बच्चों, तो बक्सों में ही इनकी सारी गतिविधियां क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, जो मधुमक्खी पालन हेतु बनाए गए जो विशेष प्रकार के जो बक्से होते हैं, इनके लिए वो क्या होते हैं, छत्ते का कार्य करते हैं, है ना, जो बक्से होते हैं। रानी मक्खी, है ना, जो रानी मक्खी होती है, रानी मक्खी द्वारा अंडे देना, अंडे से चूस कर उसे मधु यानी कि शहद में परिवर्तित करना, जो रानी मक्खी होती है, रानी मक्खी द्वारा अंडे देना, अंडे से लार्वा फिर प्यूपा का बनना, तथा श्रमिक मक्खी द्वारा इनकी देखभाल के अलावा फूलों का पराग चूस कर उसे मधु या फिर शहद में परिवर्तित करना आदि गतिविधियां संपन्न होने के बाद मशीनों द्वारा अथवा हाथों से शहद निकालने का कार्य किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रानी मक्खी द्वारा अंडे दिए जाते हैं, है ना, रानी मक्खी क्या करती है, अंडे देती है, अंडे से फिर लार्वा में और लार्वा से फिर प्यूपा का बनना,
है ना। लार्वा से फिर क्या बनता है, प्यूपा बनता है तथा श्रमिक मक्खी, फिर प्यूपा से श्रमिक मक्खी बनता है, यानी कि जो कार्य करते हैं। श्रमिक मक्खी द्वारा उनकी देखभाल के अलावा क्या होता है, फूलों का पराग चूसकर उसे मधु यानी कि शहद में परिवर्तित करना आदि, ये सारी गतिविधियां संपन्न होने के बाद क्या किया जाता है, मशीनों द्वारा या फिर हाथ के द्वारा शहद को निकालने की कार्य किया जाता है। प्राप्त शहद को साफ कर वायुरोधी बोतलों में संग्रहित करते हैं। वायुरोधी मतलब आप लोग समझते हैं बच्चों, जहाँ पर वायु ना पहुँच पाए, है ना। वायुरोधी बोतलों में संग्रहित करते हैं यानी कि इकट्ठा करते हैं। तो वो बोतल कौन सा होना चाहिए, वायुरोधी होना चाहिए, जहाँ पर वायु ना पहुँच पाए। मधुमक्खी पालन से शहद के साथ साथ मोम भी प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे बच्चों कि मधुमक्खी जो पाला जाता है, मधुमक्खी के पालन के बाद हमें क्या मिलता है, शहद, है ना। मधुमक्खी पालन से क्या मिलता है, हमें शहद मिलता है, और शहद के साथ साथ हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर मोम भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो बच्चों आप सभी समझ गए कि जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देती है, और अंडे के बाद वो लार्वा में, और लार्वा से प्यूपा में, और फिर बहुत सारे श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं जो कि वही कार्य करती हैं, और जो रानी होती हैं बच्चों ये कार्य नहीं करती हैं, है ना। ये तो रानी मक्खी होती हैं, सिर्फ यह क्या कार्य करती हैं, अंडे देने का कार्य करती हैं। बाकी जितने भी कार्य होते हैं वो उनके जो और मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खी होती हैं, वो सारे कार्य करते हैं। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हमने सीखा इस चैप्टर में जो भी हमने पढ़े हैं हम, उनसे हम क्या क्या सीखे बच्चों। तो आइए देखिए, मानव उपयोगी फसलों तथा पशुओं के अधिक मात्रा में, है ना। मानव उपयोगी फसल, जैसे मानव का जो उपयोगी फसल होता है, धान होता है, गेहूँ होता है, जो खाने वाला होता है बच्चों, तो मानव उपयोगी फसलों तथा पशुओं के अधिक मात्रा में उत्पादन एवं प्रबंधन की तकनीकी ज्ञान को क्या कहा जाता है, कृषि विज्ञान कहते हैं। विभिन्न मौसम में उपज प्राप्ति के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी फसल हैं, देखिए, खरीफ, रबी एवं जायद। खेती के लिए की जाने वाली आवश्यक तैयारियां तथा क्रियाकलाप कृषि पद्धतियां कहलाती हैं। इनके निम्नलिखित प्रक्रम हैं। तो बच्चों, खेती की करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ तैयारी किया जाता है खेती करने से पहले। तो ये जो कृषि पद्धति है कौन कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए निम्न लिखित प्रक्रम है इसके। सबसे पहले भूमि का चयन किया जाता है, फिर भूमि की तैयारी की जाती है, फिर जुताई की जाती है ना। जुताई करना ही तैयारी कहलाता है भूमि की। बीजों का चयन एवं बीजोपचार किया जाता है ना। बीजों को चुना जाता है, चयन किया जाता है, फिर बीजों का उपचार किया जाता है, जिसे बीजोपचार कहते हैं। बीजों की फिर बुआई होती है ना। फिर खाद देना, फिर खेतों में खाद दिया जाता है। फिर सिंचाई होता है, यानी कि पानी डाला जाता है फसलों में। फिर निंदाई एवं खरपतवार नियंत्रण, निंदाई किया जाता है ना। जो फसल होते हैं उनमें खरपतवार उगाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। उन्हें ही निंदाई कहते हैं या फिर खरपतवार नियंत्रण कहते हैं। फसल संरक्षण, फसलों का सुरक्षा किया जाता है। फिर कैसे किया जाता है, जैसे कि फसल के पास मेड़ बना दिया जाता है, वहाँ पर तार से घिरावा कर दिया जाता है, या फिर जो पुतला होता है ना, पुतला बनाया जाता है, जिसे काग भगोड़ा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम फसल का संरक्षण करते हैं। फिर फसल कटाई एवं गहाई कहते हैं। फिर भंडारण, है ना। फसल को काटा जाता है या फिर गहाई भी कहलाता है बच्चों, ठीक है। और भंडारण, तो फसल कटाई एवं गहाई, गहाई किसे कह रहे हैं, जो दाने होते हैं फसल के, है ना। जो जैसे धान होते हैं तो धान के जो दाने होते हैं उनको अलग कर लेना और उनके डंठल को अलग करना, वो क्या कहलाता है, गहाई कहलाता है। फिर उसके बाद भंडारण, भंडारण मतलब आप लोग समझ गए हैं कि जहाँ पर जो दाने होते हैं, जो हमारा अनाज होता है, उनको इकट्ठा करना, सुरक्षित रखना, इकट्ठा करके सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है, भंडारण कहलाता है। एक ही जाति के विभिन्न गुणों वाले पौधों अथवा जंतुओं में कृत्रिम विधि से निषेचन कराना संकरण कहलाता है। तो आप लोग याद रखेंगे बच्चों, संकरण किसे कहते हैं, संकरण के
क्या कहलाता है, तो एक ही जाति के भिन्न भिन्न गुणों वाले, है ना, उनमें जो गुण होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मैं आपको बताई थी, जो गाय होता है, एक गाय दूध देने वाली होती है और एक गाय अधिक गर्मी सहन करने वाली है ना। तो एक अधिक गर्मी सहन कर सकता है, एक अधिक दूध दे सकती है। ऐसे गायों में क्या होता है, निषेचन कराया जाता है किस रूप में, कृत्रिम विधि द्वारा। तो कृत्रिम विधि द्वारा निषेचन कराने के बाद जो निषेचन कराना होता है, यही क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। पौधों में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए भूमि में कार्बनिक खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। तो पौधों के पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए क्या किया जाता है, भूमि में कार्बनिक खाद डाला जाता है और खाद एवं उर्वरक भी मिलाए जाते हैं। फसलों के साथ उगे अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार किसे कहा जाता है, तो खरपतवार जो अवांछित पौधे होते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं, है ना, अनुपयोगी होते हैं, उन्हें अवांछित पौधे कहते हैं। और ये अवांछित पौधे ही खरपतवार कहलाते हैं। फसलों को हानि पहुंचाने वाले जीव जंतुओं को पीड़क कहते हैं। विभिन्न प्रकार के फसलों को अदल बदल कर बोने की क्रिया को फसल चक्र कहते हैं। बड़े स्तर पर फसल उत्पादों को सुरक्षित रखना क्या कहलाता है बच्चों, भंडारण कहलाता है। दूध प्राप्ति हेतु गाय भैंस पाले जाते हैं। अंडे मांस प्राप्त करने के लिए मुर्गियों तथा मछलियों को पाला जाता है। शहद प्राप्ति हेतु मधुमक्खियों को कृत्रिम रूप से पाला जाना मधुमक्खी पालन कहलाता है। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आज आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये है बच्चों कि रबी फसलों की तुलना में खरीफ फसलों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। क्यों होती है बच्चों, ये आप लोग बताएंगे। और पीड़कनाशी एवं खरपतवारनाशी मनुष्य के लिए नुकसानदेह है नहीं है। तो ये क्या है बच्चों, निम्नलिखित कथन है, सही है या गलत है। ये आप लोगों को होमवर्क में दिया गया था बच्चों, तो आप लोग बनाए हैं, सही बनाए हैं। आप लोग आज बनाएंगे बच्चों दुग्ध उत्पादन, है ना। इन पर आपको टिप्पणी लिखना है बच्चों, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है दुग्ध उत्पादन के लिए। और शीत भंडार गृह पर लिखना है आपको। और यहाँ पर आप लोग लिखेंगे मधुमक्खी पालन, है ना। ये 3 आप लोगों का होमवर्क है बच्चों। इसे आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से बनाकर दिखाएंगे, है ना। इनके बारे में आप लोग संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।